गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी काव्य के 6 चैप्टर मैथिली सरल गुप्त को पढ़ने वाले हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में मैथिली सरल गुप्त जी की एक कविता संकलित है जिसका नाम है पंचवटी। पंचवटी मैथिली सरल गुप्त जी के द्वारा लिखित एक खंड काव्य पंचवटी से ही लिया गया है, जिसमें इन्होंने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का, वहाँ के वातावरण का चित्रण किया है। पंचवटी वही स्थान है जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता पत्तों की कुटिया बना करके निवास करते थे। उसी स्थान का चित्रण इस कविता में मैथिली सरल गुप्त जी ने किया है। हम इस कविता में उसी के कुछ अंश पढ़ने वाले हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यह अनुप्रास अलंकार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें चा वर्ड की बहुत बार आवृत्ति हुई है। इसमें मैथिली सरल गुप्त जी ने जो पंचवटी है वहाँ के प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य का वर्णन किया है। चारु अर्थात सुंदर, चंद्र अर्थात चंद्रमा की चंचल किरणें, जो सुंदर चंद्रमा है उसकी चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल और थल में खेल रही हैं अर्थात विविध प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हैं। जो पंचवटी है वहाँ के प्राकृतिक वातावरण और सौंदर्य का वर्णन करते हुए मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में, वहाँ के वातावरण में सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हैं या फिर खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और पंचवटी के अवनी अर्थात पंचवटी में अवनी अर्थात धरती से लेकर के अंबर तल में, अंबर तक, आकाश से लेकर धरती तक वहाँ पर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, यानी साफ चांदनी बिछी हुई है। जो पंचवटी है वहाँ पर आधी रात्रि का समय है और वो रात्रि चांदनी रात है, पूर्णिमा की रात है, जहाँ पर पूरा चांद निकला हुआ है। उसी का वर्णन करते हुए मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हैं। पंचवटी में धरती से लेकर के आकाश तक स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, साफ चांदनी बिछी हुई है। चांदनी अर्थात चंद्रमा का प्रकाश। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और वहाँ के वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलक अर्थात प्रसन्नता को प्रकट करती है धरती। जो धरती है वो प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। हरित अर्थात हरी हरी, तृणों अर्थात घास के नोकों से। जो धरती है वो हरी घास के नोकों से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। वहाँ के वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती भी हरी घास के नोकों से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और वहाँ के जो तरु अर्थात वृक्ष हैं वो भी मानो झूम रहे हैं, यानी झूम रहे हैं। कैसे? मंद पवन के झोंकों से, यानी मंद पवन शीतल और धीमी धीमी हवा के झोंकों से झूम रहे हैं। पंचवटी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में इस समय मध्य रात्रि का समय है और पूर्णिमा की रात्रि है। वहाँ पर सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही हैं। और वहाँ धरती से लेकर आकाश तक साफ चांदनी बिछी हुई है। चारों तरफ साफ चांदनी बिछी है। वहाँ के वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है मानो धरती भी हरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और वहाँ ऐसा लग रहा है मानो वृक्ष भी मंद हवा के झोंकों से झूम से रहे हैं, अर्थात चारों तरफ सौंदर्य और उल्लास व्याप्त है। अब आगे पंचवटी में मध्य रात्रि के समय आगे के वर्णन को बताते हुए मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में ही एक कुटिया बनी हुई है पत्तों की, और उसके सामने एक शिला यानी पत्थर है जिस पे एक योगी बैठा हुआ है, जिसने एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया है और वो धनुष लेकर के बैठा हुआ है। तो आगे उस धनुर्धर के विषय में बताते हुए मैथिली सरल गुप्त जी कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना।
पंचवटी की छाया में। पंचवटी अर्थात जहाँ पे 5 प्रकार के वृक्षों का समूह होता है वो स्थान। जंगल में एक ऐसा स्थान है जहाँ 5 तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, उसी को पंचवटी कहा गया है। तो वो जो पंचवटी नाम का स्थान है वहाँ उन्हीं वृक्षों की छाया में सुंदर अर्थात अत्यंत सुंदर पर्ण अर्थात पत्तों का कुटीर अर्थात कुटिया बना अर्थात बनी हुई है। उस पंचवटी में वृक्षों की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। श्री राम ने वहाँ रहने के लिए कुटिया का निर्माण किया था। उसी को व्याख्यायित करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी में वृक्षों की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। उसके सम्मुख यानी उसी कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर यानी साफ चट्टान पर या पत्थर पर धीर अर्थात धैर्यवान, अत्यंत वीर और निर्भीक मना अर्थात निर्भीक मन वाला, निडर मन वाला कोई वीर बैठा हुआ है। उसी के सामने साफ शिला पर कोई धैर्यवान वीर और निर्भीक मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जब कि भुवन भर सोता है। गुप्त जी कहते हैं इस समय मध्य रात्रि के समय जाग रहा यह कौन धनुर्धर, यह कौन धनुर्धारी है, यह कौन धनुष को धारण करने वाला व्यक्ति है जो जाग रहा है जब कि भुवन भर सोता है, जबकि आधी रात्रि में भुवन भर यानी सारा संसार सो रहा है। गुप्त जी प्रश्न करते हैं कि इस मध्य रात्रि के समय यह कौन धनुर्धारी है जो जाग रहा है जबकि इस समय तो सारा संसार सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भोगी अर्थात भोग करने वाला कुसुमायुध अर्थात फूलों का जिसका बाढ़ है, ऐसे कामदेव ऐसा लग रहा है कि भोग करने वाला कामदेव ही योगी सा यानी योगी बन के बैठ गया है। बना दृष्टिगत होता है यानी बना दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि भोग करने वाला कामदेव ही साक्षात योगी बन कर के बैठ गया है। कामदेव अत्यंत सुंदर हैं, उन्हीं के समान लक्ष्मण भी अत्यंत सुंदर हैं, जिसे देखकर कवि कल्पना करता है कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो भोग करने वाले कामदेव ही यहाँ पर साक्षात योगी बनकर बैठ गए हैं। गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में वृक्षों की छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उसके सामने एक साफ शिला पर धैर्यवान और निर्भीक मन वाला वीर व्यक्ति बैठा हुआ है। इस समय यह धनुर्धारी इतनी रात्रि में जाग रहा है, यह कौन है, जबकि इतनी रात्रि में संपूर्ण संसार सो रहा है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भोग करने वाला कामदेव साक्षात योगी बन कर के बैठ गया है। आगे के प्रसंग का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं, किस व्रत में है व्रति वीर्या, निद्रा का यूं त्याग किए। लक्ष्मण वहाँ मध्य रात्रि के समय धनुष को धारण करके बैठे हुए हैं और वो एकाग्र हैं यानी पहरेदारी कर रहे हैं। उसे देख करके गुप्त जी यह प्रश्न करते हैं, किस व्रत में है व्रति वीर्या, या जो वीर पुरुष है यह किस व्रत को धारण करके यहाँ पर बैठा हुआ है, यह यहाँ कौन से व्रत का पालन कर रहा है। निद्रा का यूं त्याग करे, अपनी नींद का इस प्रकार से त्याग किए हुए यह कौन वीर है जो किसी व्रत में यहाँ पर बैठा हुआ है। राजभोग के योग्य विपिन में, और यह राजभोग के यानी राजमहल के सुख भोगने के योग्य दिखाई देता है। इसके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि राजमहल के सुखों को भोगने के योग्य है, लेकिन विपिन में अर्थात जंगल में बैठा आज विराग लिए। यह विराग अर्थात वैराग्य को धारण करके बैठा हुआ है। गुप्त जी कहते हैं कि यह वीर इस प्रकार से निद्रा का त्याग करके किस व्रत में यहाँ पर बैठा हुआ है, किस व्रत का पालन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। यह राजमहल के सुखों को भोगने के योग्य है, परंतु इस जंगल में आज वैराग्य को धारण करके क्यों बैठा है, क्योंकि वह सन्यासी का वेश धारण किए हुए बैठे हैं। तो यहाँ पर कवि प्रश्न करता है कि यहाँ पर ये वैराग्य को धारण करके क्यों बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है।
यह जिसका प्रहरी अर्थात पहरेदार बनकर बैठा हुआ है, उस कुटीर अर्थात कुटिया में आखिर क्या धन है। अर्थात जिसकी पहरेदारी करने के लिए ये अपनी नींद को छोड़ करके एकाग्र होकर मध्य रात्रि के समय यहाँ पर बैठा हुआ है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, यानी ऐसा कौन सा अमूल्य खजाना है जिसकी रक्षा में रत इसका, जिसकी रक्षा के लिए रत यानी लगा हुआ है, तन है, मन है, जीवन है, इसका तन, मन और जीवन लगा हुआ है। गुप्त जी कहते हैं कि जिस कुटिया की पहरेदारी में यह बैठा हुआ है, आखिर उस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन है जिसकी रक्षा में इसका तन, मन और जीवन लगा हुआ है। पंचवटी में पत्तों की बनी कुटिया के सामने एक तपस्वी को बैठा हुआ देखकर गुप्त जी प्रश्न करते हैं कि यह जो वीर है, यह मध्य रात्रि के समय निद्रा का इस प्रकार से त्याग करके किस व्रत का पालन करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। यह राजमहल के सुख भोगने के योग्य है, परंतु इस जंगल में आज वैराग्य लेकर के यहाँ क्यों बैठा हुआ है। यह जिस कुटिया का पहरी बन करके यहाँ बैठा है, आखिर उस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन है जिसकी रक्षा में इसका तन, मन और जीवन लगा हुआ है।